नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खंडवा से। ये बड़ी खबर जहां खालवा के पटाजन में साधु से मारपीट हुई है। मारपीट के बाद साधु के बाल भी काट दिए गए। युवक ने साधु की पिटाई भी की है और साधु की पिटाई से लोग नाराज हो गए। कार्रवाई के लिए आज रैली भी निकलेगी। तो ये बड़ी खबर है खंडवा से, जहां खालवा के पटाजन में साधु से मारपीट की गई है। मारपीट के बाद साधु के बाल भी काटे गए हैं। युवक ने साधु की बताया जा रहा है कि पिटाई भी की है और साधु की पिटाई से लोग नाराज हैं। कार्रवाई के लिए आज रैली भी निकाली जाएगी। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये तस्वीरें सामने आई हैं खंडवा से, जहां पर एक साधु के साथ न केवल मारपीट हुई बल्कि उसके बाल भी काट दिए गए। खंडवा के खालवा के पटाजन का ये मामला बताया जा रहा है। वजह क्या रही इस हरकत की, ये सामने नहीं आ पाया है, लेकिन अब युवक के खिलाफ कार्रवाई को लेकर लोगों की मांग है, डिमांड है कि आरोपी युवक के खिलाफ एक्शन लिया जाए, कार्रवाई की जाए। हरेंद्र नाथ ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ खंडवा से। हरेंद्र, क्या वजह रही इस पूरे घटनाक्रम की? क्यों साधु के बाल काट दिए गए, पिटाई की गई उसकी? जी प्रशांत, ये तो जो आरोपी है प्रवीण गौर, वही बता सकता है कि इसकी प्रमुख वजह क्या है। लेकिन खालवा क्षेत्र में जो पटाजन में जहां ये घटना घटी है, वहां पर ये चर्चाओं का जोर है कि किस तरह से हिंदुत्व में जो साधु संतों की रक्षा हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं अक्सर बात होती है साधु संतों की रक्षा की, लेकिन एक हिंदू होकर के हिंदू की इस तरह साधु संतों की बाल काटी जा रही है। इसको लेकर के हरेंद्र, ये बताइए, आरोपी युवक पुलिस की गिरफ्त में आया, उसे पकड़ने के लिए कोई कार्रवाई की अभी तक पुलिस ने? ये हमारे खंडवा एसपी से भी बात हुई। उनका कहना था कि हम अभी साधु की तलाश कर रहे हैं। साधु की तलाश होते ही साधु से बयान लिए जाएंगे। उसके बाद आरोपी क्यों बाल काटा, क्यों इस तरह से हरकत की आरोपी ने, इस संबंध में उससे गिरफ्तारी की जाएगी और उसके आगे चर्चा की जाएगी। प्रधान जी, साधु से जुड़ी कोई और जानकारी, किसी मंदिर में ये पूजा करता है या कुछ और इससे जुड़ी डिटेल सामने आई? लोग कुछ बता पा रहे हैं? ये साधु अवघड़ है प्रशांत, ये अवघड़ है, ये मांगने का काम करता है और ये अक्सर ये मांगने के लिए यहाँ पर उस दुकानदार के पास चला जाया करता था और दुकानदार को ये रास नहीं आया। ये जो आरोपी जिसका नाम प्रवीण गौर बताया जा रहा है, ये दबंग दुकान संचालक है वहाँ का, खालवा क्षेत्र का पटाजन का। तो उसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने आरोप लगाया कि तुम रोज मांगते खाते, उसके बाद तुम शराब का सेवन करते हो, आज तुम्हारी बाबागिरी निकाल देता हूँ। उसको पकड़ के एक नाई की दुकान पे हजामत करने के लिए ले गया और खुद अपने हाथों से आरोपी युवक ने उसकी चुटियां काट दी, उसकी जटाओं को काट दिया। प्रशांत जी, शुक्रिया हरिंद्र इस जानकारी के लिए, धन्यवाद। अगली खबर का रुख करेंगे। रीवा से बड़ी खबर है, जहां लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई हुई है। जनपद सीईओ 15,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। जवा जनपद में पदस्थ है सीईओ अरुण कुमार भारद्वाज। लोकायुक्त ने ये कार्रवाई की है। तो ये बड़ी खबर है रीवा से, जहां जनपद सीईओ 15,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। लोकायुक्त ने ये बड़ी कार्रवाई की है रीवा में। और जवा जनपद में पदस्थ है सीईओ अरुण कुमार भारद्वाज, जिसे गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि 15,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था। उसी दौरान इसे लोकायुक्त पुलिस ने धर दबोचा और लोकायुक्त की कार्रवाई अभी भी जारी है। तो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको। दरअसल जवा जनपद में पदस्थ है सीईओ अरुण कुमार भारद्वाज, जिसके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है, जिसे रंगे हाथों पकड़ा गया है। 15,000 रुपए ये रिश्वत ले रहा था और इसी दौरान लोकायुक्त पुलिस ने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। हालांकि लोकायुक्त की कार्रवाई अभी भी जारी है। अभी ये सामने नहीं आया किस मद्देनजर ये रिश्वत ले रहा था और क्या इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए जवा जनपद में के सीईओ अरुण कुमार भारद्वाज को लोकायुक्त पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक बार फिर आपको ये पूरी खबर बता दें। दरअसल रीवा में ये बड़ी कार्रवाई हुई है लोकायुक्त पुलिस की। जनपद सीईओ 15,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। जवा जनपद में ये अरुण कुमार मिश्रा, माफ कीजिएगा, अरुण कुमार भारद्वाज पदस्थ था। लोकायुक्त की कार्रवाई और इस कार्रवाई में
जवा जनपद सीईओ अरुण कुमार भारद्वाज को धर दबोचा गया। अर्पित पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। अर्पित, क्या और जानकारी इस कार्रवाई से जुड़ी हुई, और जो सीईओ जो लोकायुक्त की गिरफ्त में आया उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड, किस आधार पर यह कार्रवाई की गई थी? जी बिल्कुल प्रशांत, आपको बता दें विगत लंबे समय से जो है तो जनपद पंचायत के सीईओ भारद्वाज के खिलाफ शिकायत लोकायुक्त और अन्य विभागों को मिल रही थी, जिसके बाद अब आज लोकायुक्त पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसमें लोकायुक्त पुलिस ने आज 10,000 रुपए रिश्वत की रकम लेते जो है सीईओ को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। दरअसल बात सामने आ रही है कि ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत किए गए विकास कार्यों को लेकर बिल भुगतान करना था, और इसी को लेकर सीईओ के द्वारा 15,000 रिश्वत की रकम की मांग की गई थी, जिसमें जो जनपद पंचायत के सीईओ हैं उन्होंने पहले ही 5,000 की रकम ले ली थी, और दूसरी किस्त 10,000 रुपए लेते आज लोकायुक्त पुलिस ने ट्रैप किया है। जी बताया जा रहा है कि अभी भी लोकायुक्त की कार्रवाई चल रही है, क्या इस कार्रवाई से जुड़ी डिटेल मिल रही थी सीईओ के खिलाफ? तो लोकायुक्त पुलिस के द्वारा अभी भी जांच की जा रही है कि आगे और कुछ शिकायतकर्ता भी खुलकर सामने आएंगे कि किस तरह से इनके द्वारा रिश्वत की रकम ली जाती है। जी ठीक है, शुक्रिया अर्पित आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, खबर मुरैना से है। मुरैना के बानमोर थाना इलाके में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक में सवार मामा भांजी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक को जब्त कर लिया है। वहीं नाराज परिजनों ने हादसे के बाद थाने के आगे धरना प्रदर्शन कर जाम लगा दिया। बाद में मौके पर पहुंचे अधिकारियों की समझाइश पर परिजनों ने जाम हटाया है। तो ये बड़ी खबर है मुरैना से। मुरैना के बानमोर थाना इलाके में ये हादसा पेश आया है। और उधर खरगोन के बैढ़िया में रविवार देर रात कार सवार लोग इंदिरा सागर परियोजना की नहर में कार सहित गिर गए थे। कार में 5 लोग सवार थे, जिनमें से 4 लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन बच्चा अभी भी लापता था। और आज सुबह के वक्त लापता बच्चे का शव गोताखोरों की टीम ने बरामद कर लिया। शव जिस जगह से गोताखोरों की टीम को मिला है वो हादसे की जगह से 10 किलोमीटर दूर है। तो ये तस्वीरें हादसे के दौरान की, हालांकि तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन कर 4 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया था, लेकिन एक बच्चे को नहीं बचाया जा सका। बेमेतरा से बड़ी खबर है। घर के बाहर रखे ट्रैक्टर की चोरी हो गई। 2 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मारू पुलिस चौकी के नारायणपुर की यह घटना बताई जा रही है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, कैसे 2 लोग ट्रैक्टर चोरी कर फरार हो गए। हालांकि जो पूरी घटना थी वो सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरें देख रहे हैं आप, पहले ट्रैक्टर को धक्का देकर अपनी जगह से हटाया, इसके बाद ट्रैक्टर को स्टार्ट किया और फरार हो गए। मामला बेमेतरा का है और घर के बाहर ये ट्रैक्टर खड़ा हुआ था जहां से चोरी हो गया। 2 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है और ये जो पूरी वारदात थी सीसीटीवी में भी कैद हुई है। ये देख सकते हैं आप, 2 लोग पहले ट्रैक्टर को धक्का लगाते हुए नजर आ रहे हैं, उसे अपनी जगह से हटाते हैं, कुछ दूर ले जाते हैं और उसके बाद ट्रैक्टर को स्टार्ट कर वहां से फरार हो जाते हैं। ये सीसीटीवी फुटेज है बेमेतरा से, जहां पर एक ट्रैक्टर को चोरी किया गया है। हालांकि पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया है, छानबीन शुरू कर दी गई है। हालांकि तस्वीरों में चेहरा स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है इन दोनों का, जिन 2 लोगों ने इस ट्रैक्टर को चुराया है। हालांकि छानबीन जरूर शुरू कर दी गई है। ये जो पूरा घटनाक्रम था वो सीसीटीवी में कैद हो गया। और कोमल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं बेमेतरा से और जानकारी के साथ। कोमल, क्या पुलिस तफ्तीश में पहुंची अभी, चूंकि सीसीटीवी फुटेज है, आइडेंटिफाई हो पाए ये दोनों लोग, पहचाने जा सके?
नहीं प्रशांत, अभी इनकी पहचान नहीं हो पाई है, बल्कि पुलिस इन सीसीटीवी फुटेज को जारी करके लोगों से इस बात की अपील कर रही है कि वो अगर इन आरोपियों को अगर कहीं देखे हैं तो वो बताया करके। बेमेतरा जिले में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही है, छोटी मोटी चोरी समझ में आती है। अब आरोपियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि आप देख रहे हैं कि ट्रैक्टर जैसे चीजों को वो चोरी कर ले रहे हैं। जाहिर सी बात है, बहुत सारे किसानों के पास में ट्रैक्टर होता है, इसे इतना सुरक्षित तरीके से रख पाना संभव नहीं हो पाता है, इतनी सिक्योरिटी सिस्टम इसमें नहीं होते हैं। यही वजह है कि चोर इसे आसानी से इस पर चोरी कर ले रहे हैं। प्रशांत, आपको एक बात और बता दूं, बेमेतरा जिले में ऐसा भी हो चुका है कि धूम फिल्म की तर्ज पर चोरी को कंटेनर में भर कर लोग दिल्ली तक ले जा चुके हैं और वहां पे भी ट्रैक्टर को बेच चुके हैं। जी शुक्रिया कोमल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब बड़ी खबर जबलपुर से है, जहां नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण कल नगर निगम जबलपुर में कुल 79 वार्ड, और आपको बता दें कि ओबीसी वर्ग के लिए 20 वार्ड आरक्षित हैं। अनारक्षित श्रेणी के 44 वार्ड हैं। अनुसूचित जाति के लिए 11 वार्ड आरक्षित हैं। वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए 4 वार्ड आरक्षित हैं। 50% आरक्षण के नियम के तहत ओबीसी का 1 वार्ड और बढ़ेगा। वहीं ओबीसी वर्ग के लिए कुल आरक्षित वार्डों की संख्या 21 हो जाएगी और अनारक्षित श्रेणी से 1 सीट कम हो जाएगी। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर है जबलपुर से। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण कल होगा और दरअसल नगर निगम जबलपुर में कुल 79 वार्ड हैं। ओबीसी वर्ग के लिए 20 वार्ड आरक्षित हैं। प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जबलपुर से जुड़ गए हैं। तो प्रतीक, नए आदेश के बाद अब ये नई प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। देखिए बिल्कुल प्रशांत, कल आरक्षण की प्रक्रिया जो है वो संपन्न होगी। पंचायत समेत नगर निगम जबलपुर और तमाम जो निकाय हैं उनको लेकर के आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा कल किया जाना है। 5 अलग अलग स्थानों पर आरक्षण की प्रक्रिया होगी। चूंकि नगर निगम जबलपुर की बात करें तो 79 वार्ड यहाँ पर आते हैं। फिलहाल जो सितंबर 2020 में आरक्षण हुआ था उसके लिहाज से 20 वार्ड ओबीसी कैटेगरी के लिए थे, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 44 वार्ड थे, SC/ST के लिए अलग अलग वार्डों की संख्या निर्धारित की गई थी। लेकिन चूंकि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसके बाद एक जो वार्ड है वो ओबीसी वर्ग का बढ़ने जा रहा है। यानी जो कुल 20 वार्ड थे वो 21 वार्ड ओबीसी के लिए रिजर्व हो जाएंगे। बेशक तैयारियां प्रशासन द्वारा भी पूरी कर ली गई हैं और इस लिहाज से कल जो है पूरी प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर वो एक और कौन सा वार्ड होगा जो ओबीसी के लिए रिजर्व होगा। तमाम उम्मीदवारों में भी जो कहीं ना कहीं खुद को इस चुनाव प्रक्रिया में बतौर उम्मीदवार उतारना चाहते हैं उनकी भी नजरें इस आरक्षण प्रक्रिया में होगी और जो पंचायतों का भी आरक्षण कल होना है वो भी बेहद दिलचस्प रहेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से बड़ी खबर है। पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने कंट्रोल रूम बनाया है और उप सचिव राजकुमार खत्री को कंट्रोल रूम का प्रभारी बनाया गया है। चुनाव संबंधित जानकारी, सूचनाओं और घटनाओं को लेकर ये कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। ये बड़ी खबर है भोपाल से। पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, तैयारियां भी चल रही हैं। राज्य निर्वाचन आयोग भी तैयारियों में जुटा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत और निकाय चुनाव के मद्देनजर एक कंट्रोल रूम तैयार किया है। मनोज राठौर हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। मनोज, पंचायत और निकाय चुनाव की जाहिर है की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राज्य निर्वाचन आयोग भी तैयारियों में जुटा है। मनोज जी बिल्कुल, राज्य निर्वाचन आयोग ने तमाम तैयारियों को पूरा करने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आरक्षण की प्रक्रिया तेजी से की जा रही है। जिला कलेक्टरों को इस संबंध में निर्देश भी दिए गए, लेकिन उससे पहले कंट्रोल रूम बनाने का काम किया है जो कि अभी से लेकर चुनाव संपन्न कराने तक पूरी व्यवस्थाओं पर नजर रखेगा। इस कंट्रोल रूम में करीब 6 से 7 कर्मचारियों को जो है वो उनकी तैनाती की गई है। 24 घंटे कंट्रोल रूम काम करता है और कंट्रोल रूम में एक नंबर भी जारी किया गया है। इस नंबर के तहत तमाम जानकारियों को जुटाने का और जो अधिकारी कर्मचारी दूसरे जिले में काम कर रहे हैं उनकी मदद करने को लेकर भी ये कंट्रोल रूम काम कर रहा है। तमाम जानकारियों को इकट्ठा करने का काम भी इस कंट्रोल रूम के द्वारा किया जा रहा है। तमाम जानकारियों को पहुंचाने का घटनाक्रम, तमाम एक एक गतिविधि पर इस समय
नजर रखने का काम इसी कंट्रोल रूम से किया जा रहा है। इस कंट्रोल रूम में तमाम जो जानकारी है उसको जुटाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग के पास पूरी रिपोर्ट शाम को भेजी जाती है। तो काफी महत्वपूर्ण कंट्रोल रूम है जो कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले उसे शुरू कर दिया गया। आरक्षण के तमाम मुद्दों पर नजर बनाए हुए तमाम रिपोर्ट को जो है वो साझा करने का काम जो है वो कंट्रोल रूम के द्वारा किया जाता है। पूरी टीम एक लगातार इस पर मॉनिटरिंग के लिए तैनात है और सभी जिलों पर इसकी नजर भी है। बिल्कुल, टीम तैनात कर दी गई, अफसरों की तैनाती भी हो गई है ताकि हर एक बारीकी नजर रखी जाए निकाय और पंचायत चुनाव पर। शुक्रिया मनोज आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब खबर इंदौर से, बड़ी खबर है। इंदौर वासियों के लिए खुशखबरी है। 10 शहरों के लिए जुलाई से सीधी फ्लाइट शुरू होगी। यात्रियों को 2000 नई सीटें मिलेंगी। इंदौर एयरपोर्ट पर रनवे के विस्तार के चलते सीधी फ्लाइट बंद हो गई थी। विमान कंपनियों ने समर शेड्यूल के लिए 95 फ्लाइट्स की अनुमति ले रखी है। और इंदौर से न्यूज 18 संवाददाता अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हैं। तो अरुण, ये बड़ी राहत इंदौर वासियों के लिए मिलने जा रही है। अगर हम जिक्र करें तो और विस्तार भी एक लिहाज से हो गया है इंदौर एयरपोर्ट का। अरुण, बिल्कुल, देखिए इंदौर एयरपोर्ट का भी विस्तार किया जा रहा है और जो प्रधानमंत्री का विमान है वो यहाँ पर उतर सके इसकी व्यवस्थाएं की जा रही है। इसलिए अभी ये फ्लाइट बंद थी, लेकिन जुलाई से 10 शहरों के लिए सीधी फ्लाइट शुरू हो जाएगी और 95 फ्लाइट की जो है अनुमति मांगी गई है। इसमें 14 फ्लाइट रात में भी चलेंगी। तो अब इंदौर का जो एयरपोर्ट है वो 24 घंटे खुला रहेगा जुलाई से। और ये जो नए शहरों को कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी, साथ ही जो इंटरनेशनल फ्लाइट है वो भी अब शुरू हो, मतलब दुबई के लिए तो पहले से चल रही है, लेकिन दूसरे देशों के लिए भी अब फ्लाइट शुरू हो जाएंगी। जी बिल्कुल, यानी कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शुरू हो जाएंगी। रहिएगा अरुण, आगे भी आपसे बात करेंगे। और अगली खबर भी इंदौर से है, बड़ी खबर है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने बड़ी राहत दी है छात्रों को। ये बड़ी राहत दी गई है। कोविड में माता पिता खोने वाले 27 स्टूडेंट्स की फीस माफ की गई है विश्वविद्यालय प्रबंधन के जरिए। तो यूनिवर्सिटी के पास ये 37 आवेदन आए थे और 27 स्टूडेंट्स को मैनेजमेंट का अप्रूवल मिल गया है। स्टूडेंट्स को आगे भी राहत मिलती रहेगी। अरुण हमारे साथ लगातार बने हुए इंदौर से। अरुण, ये वाकई में सराहनीय कदम होगा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का। ऐसे जो छात्र छात्राएं वाकई जिन्हें जरूरत थी कोविड काल के बाद आई आपदा के बाद, उन्हें राहत मिली है। बिल्कुल, देखिए बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस तरह का कदम उठाया कि 37 में से 27 जो स्टूडेंट्स हैं उनको फीस उनकी माफ कर दी है। हालांकि जो 10 छात्र थे उसमें 7 छात्र ऐसे थे जिनके माँ बाप एक्सपायर नहीं हुए थे, उनके कुछ परिजन एक्सपायर हुए थे, इसलिए 7 जो स्टूडेंट्स हैं उनके फॉर्म रिजेक्ट हो गए और 3 जो स्टूडेंट्स हैं उनके अभी मामले पेंडिंग है, उनको भी आगे चलकर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि जिनके माँ बाप कोविड में एक्सपायर हो गए हैं, जो अपने माँ बाप को खो चुके हैं, उनके लिए अब आय का कोई जरिया नहीं रहा है। इसलिए विश्वविद्यालय प्रबंधन ने प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, उन्होंने ये सराहनीय कदम उठाया है और 27 जो छात्र हैं उनकी फीस माफ कर दी है। चलिए, बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। बच्चों के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खास अपील की है। क्या कुछ कहा है सीएम शिवराज ने, आइए सुनते हैं। बहनों और भाइयों, हमारे बेटा और बेटियां देश के भविष्य हैं। क्या वो बच्चे जो पूर्णतः स्वस्थ नहीं हैं, अंडरवेट है या जिनके पास खेलने कूदने की या पढ़ने की सामग्री नहीं है, उनके प्रति हमारा कोई दायित्व नहीं है? आखिर वो हमारे बच्चे हैं और इसके लिए समाज को जोड़ने के लिए ही मैं 24 तारीख को भोपाल की सड़कों पर शाम को निकल रहा हूं। मैं खुद समाज से अपील करूंगा कि बच्चों को खेलकूद की सामग्री दें, शिक्षा के साधन दें, आवश्यक जरूरी चीजें जुटाएं ताकि हमारा कोई बच्चा अभाव में ना जिए। आइए स्वस्थ बालक बालिका अभियान में आप भी सहयोग दें और अपनी आंगनबाड़ियों के लिए आप कोई चीज जरूर दान करें। धन्यवाद। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।